हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, और उर्दू के पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी आपकी कंपटीशन में सिलेबस हो, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। और उर्दू अदब का यानी कि उर्दू अदब के इतिहास का और यूट्यूब के इतिहास में एकमात्र ऐसा चैनल मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल है जो आपको उर्दू का जो सिलेबस है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ाया जा रहा है, यानी कि पढ़ा दिया गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, और स्पेशली जो रीट के विद्यार्थी हैं दोस्तों, अगर वो इस चैनल को देख रहे हैं तो आप बराए मेहरबानी, मैंने उनको पूरा का पूरा आपका पाठ्यक्रम हमारे इस चैनल पे उर्दू लैंग्वेज का करवा दिया है। आप बराए मेहरबानी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर अपना पूरा पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ, आज की क्लासेस के अंदर आपके जो रीट 2017 के अंदर जो वैकेंसी आई थी और जिसका पेपर हुआ था 2018 के अंदर, जिसका पेपर 2018 के अंदर हुआ था, उसके जो लैंग्वेज फ़र्स्ट का जो पेपर था वो मैं आपको पहले हल करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वो पेपर भी आप अच्छे से देख लें, किस तरीके से सवाल पुटअप किए जाते हैं। और जो लैंग्वेज सेकंड है वो पेपर में दोस्तों अभी आपको हल करवाने वाला हूं, तो आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है, वीडियो पर बने रहना है और अच्छे से इस पेपर को समझना है किस तरीके से सवाल आते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जिस तरीके से जो पहला पेपर हमने हल किया था लैंग्वेज फ़र्स्ट का, उसके जो 90% जो सवाल थे दोस्तों, वो हमारे पढ़ाए हुए स्टडी मटेरियल कंटेंट से थे। आप कंपैरिजन कर लेना भले, अगर जिसने ईमानदारी से, अगर जो लगातार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, अगर उसने पूरी ईमानदारी से हमारे कंटेंट को पढ़ा है तो वो खुद अंदाज़ा लगा लेगा कि भाई इस कंटेंट से कितने सवाल हमारे इस पेपर में आए हैं। तो अब ये पेपर दोस्तों हम हल करते हैं। ये 2017 का जो वैकेंसी थी रीटी, उसमें 2018 के अंदर ये पेपर हुआ था, और लैंग्वेज सेकंड का मैं आपको ये पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। आप अच्छे से पूरे वीडियो पर बने रहें। पहला सवाल है दोस्तों, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है ये नज़रिया। दोस्तों, आज जो मेरी लास्ट क्लास हुई थी जिसमें हमने उर्दू की पैदाइश को लेकर मुख्तलिफ नज़रियात थे, उसमें से मैंने आपको निश्चित रूप से ये सवाल करवाया था। पहला इस पॉइंट था दोस्तों ये, और ये देख लो आपके सामने आ गया कि नहीं आ गया। तो दोस्तों, इतना भरोसा दिलाता हूँ, आप अगर मेरे कंटेंट को पढ़ते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, रीट में आपके 30 में से 25 सवाल कोई गलत नहीं करने वाला है। बस इतना सा आपको करना है, वीडियो पूरा देखना है, उसको अच्छे से समझना है, नोट डाउन करना है। बस अभी खूब आपके टाइम पड़ा है वैकेंसी में, तब तक आप आराम से ये कर सकते हैं। और ये दोस्तों आपके उर्दू लैंग्वेज एक ऐसा पार्ट है जो आपको रीट के अंदर आगे निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब ये तो हमारी ख़ुद की कमज़ोरी है कि हम इसको, हमारी मजबूरी को, हमारी इस ताकत को पहचान नहीं रहे हैं और इस वजह से हम पीछे रह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगले सवाल को देखें दोस्तों, ये वापस देखो, हमने जब फर्स्ट पेपर किया था फर्स्ट लैंग्वेज का, तो उसके अंदर एराब को कैसे पूछा था, उल्टा पूछ लिया था कि भाई हरकत या सकनात क्या है, तो एराब है। लेकिन इस वाले पेपर में इसको फिर से उल्टा कर दिया है कि सीधा पूछ लिया एराब क्या है, तो ज़बर ज़ेर पेश ये सब क्या है, ये सब एराब है। अगला सवाल है, कौन सा हुरूफ शमसी की मिसाल है? हुरूफ शमसी, दोस्तों मैंने जो आपको हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी को लेकर अच्छे से डायग्राम बनाकर मैंने आपको समझाया था, और जो इसमें आंसर दिया गया है वो मेरे नोट्स में से ही उठाया गया है। आप देख लेना, मेरे नोट्स पढ़ लेना अच्छे से। हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी के अंदर फ़र्क क्या है दोस्तों? हुरूफ शमसी के अंदर हम लाम को साइलेंट रखते हैं और हुरूफ कमरी के अंदर लाम को साइलेंट नहीं रखते हैं। जैसे इस लफ्ज़ को हम अगर बोलें तो अल तौबा नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे अत तौबा। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर जो बाकी तीन ऑप्शन है उसके अंदर लाम साइलेंट नहीं रहता। इसका मतलब ये किसकी मिसाल है? हुरूफ कमरी की मिसाल है। जैसे पढ़ते हैं अल बदर, अल जब्बार, अल कबीर। समझ में आ गया दोस्तों? तो कहने का मतलब हुरूफ शमसी के अंदर लाम साइलेंट रखा जाएगा और हुरूफ कमरी के अंदर लाम को साइलेंट नहीं रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, वो जुमला जिसमें एक से ज़ायद मुब्तदा और ख़बर हो कहलाता है। ये पूरा पर्शन दोस्तों जो मेरा नोट्स पढ़ाया हुआ है, आपको मेरे कंटेंट पढ़ाया हुआ है, उसके अंदर हू बहू ऐसी लाइन मेरे नोट्स में थी और आपको यहाँ एग्ज़ाम में देख लो मिल गई है दोस्तों। कहने का मतलब वो जुमला जिसमें एक से ज़ायद मुब्तदा और ख़बर हो, तो उसको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुरक्कब जुमला।
मुरक्कब जुमला। अब दोस्तों मुफरद जुमले के अंदर सिर्फ एक ही ख़बर होती है और एक ही मुब्तदा होता है। समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर अगर दोस्तों आप ये वस्ली जुमला क्यों नहीं हो सकता? वस्ली जुमला दोस्तों मैंने आपको लिखाया था, हुरूफ़ अतफ़ जो भी होते हैं, हुरूफ़ अतफ़ कौन कौन से, जैसे वाव है, और है, फिर है या बल्कि है, इनसे मिलकर अगर दो मुफरद जुमले मिलाए जाएँ, दो मुफरद जुमले मिलाए जाएँ तो वो कौन से होते हैं? वस्ली जुमले होते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, चाँद रात को नज़र आता है और दिन को गायब हो जाता है, तो ये किसकी मिसाल है दोस्तों? वस्ली जुमले की मिसाल है। और मुतलक जुमले के अंदर दोस्तों, इसके अंदर सब आज़ाद रहते हैं, सब जुमले आज़ाद रहते हैं। इसके अंदर तो हुरूफ़ अतफ़ से बंधे हुए रहते हैं, ठीक है ना। और इसमें मुतलक जुमले के अंदर सब आज़ाद रहते हैं, मतलब दोनों जुमले जो हैं वो आज़ाद रहेंगे, उनसे आपस में कोई उनका संबंध नहीं होगा। वस्ली जुमले में तो आपस में संबंध रहता है। जैसे मैं मतलब जुमले की आपको मिसाल दूँ, मुतलक जुमले की, जैसे मैं खेल रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, तो हम दोनों का जो दोनों जुमले हैं इसमें आपस में वसल थोड़ी है, संबंधी थोड़ी है, आज़ाद हैं हम दोनों जुमले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुरक्कब जुमला हो जाएगा। समझ में आ गया। क़जाइया की अलामत है दोस्तों, ये सवाल जो है बोर्ड ने गलत मान लिया था अपने सवाल को, और इसमें सभी विद्यार्थियों को बोनस अंक दिए थे। और वो क्यों दिए थे? उसके अंदर यहाँ क़जाइया टाइप हो गया था, इसका सही था फ़जाइया। इसका सही क्या था? फ़जाइया। क्योंकि अगर फ़जाइया होता तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाता? 1 नंबर ऑप्शन हो जाता, क्योंकि हुरूफ़ फ़जाइया के जो अपन विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं ना, वो हुरूफ़ फ़जाइया होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने ये सिंबल देखा होगा, ये सिंबल होता है राबता का, यानी कि राबता करने का, और ये सिंबल होता है तफसीला, किसका? तफसीला का, और ये सवालिया का। तो कौन सा बचता है? फ़जाइया यही बचता है। लेकिन इसको बोर्ड ने बोनस के रूप में सभी विद्यार्थियों को दिया था, क्योंकि यहाँ पर फ़जाइया की जगह क़ज़ाइया का इस्तेमाल हुआ था। अगला सवाल दोस्तों, इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ इस जुमले में कौन सा ज़माना है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ इस जुमले में कौन सा ज़माना है? तो आपको दोस्तों मैंने इसका राइट आंसर है मज़ावे। मैंने इसको अच्छे से करवाया भी है। यहाँ मज़ावे क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर फ़िक्स पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ज़माने का ज़िक्र हो रहा है, हाल का भी हो रहा है और मुस्तकबिल का भी हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन आती है जिस वाक़ये में दोनों काल का पता चल रहा हो, तो वहाँ पर कौन सा ज़माना होता है दोस्तों? मज़ावे। जैसे इसमें क्या कह रहा है? इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ, अगर वो इजाज़त दे देगा तो अभी अर्ज़ करेगा, वो तो हाल का वाक़या हो जाएगा। अगर वो इजाज़त नहीं देगा तो वो अर्ज़ नहीं करेगा, तो मुस्तकबिल का वाक़या हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें सही कंटेंट का पता नहीं लग रहा है कि भाई ये हाल का है या मुस्तकबिल का है। तो ऐसी कंडीशन में ये कौन सा आंसर हो जाएगा? मज़ावे। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, इसमें जमा की मिसाल है, इसमें जमा की मिसाल है, दिल, गंगा, डंडा, फ़ौज। इसका राइट आंसर क्या है? फ़ौज। मैंने जो नोट्स पढ़ाए हैं मेरे, उसमें ये आपका ऑप्शन है फ़ौज। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, अहमद बीमार है, इस जुमले में कौन सा फ़ेल है? फ़ेल लाजिम है, या फ़ेल मुतअद्दी है, या फ़ेल मुनासिब है, या फ़ेल नाक़िस है? तो इसका राइट आंसर है फ़ेल नाक़िस। अब क्यों है दोस्तों? देखो ध्यान से देखो इसको। फ़ेल लाजिम की हमने तारीफ़ क्या पढ़ी थी कि भाई जो काम का जो असर है वो फ़ाइल तक जाना चाहिए, यानी कि उसका असर जो है वो फ़ाइल तक जाना चाहिए। फ़ेल मुतअद्दी में काम का असर जो है वो मफ़ऊल तक जाना चाहिए। ठीक है ना। तो और फ़ेल नाक़िस का होता है दोस्तों कि काम का असर किसी पर भी ना हो, कोई काम हो रहा है उसका असर किसी पर ना साबित करता हो। जैसे अहमद बीमार है, अब इसमें किसी दूसरे पर इसका असर हो रहा है क्या? अहमद बीमार है, तो फ़ेल नाक़िस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप 6 से 10 तक उर्दू की किताबें पढ़ लेना। आपने अगर मेरे कंटेंट को पढ़ लिया और 6 से 10 तक अगर आपको समय रहा किताबें पढ़ दी, तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, हो सकता है आपके 30 ही सवाल से हो जाए पूरे, नहीं तो 29 तो आपके कोई रोकने वाला ही नहीं है। आपके अगला सवाल है, मिर्च नामा सबक के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो ख्वाजा हसन निज़ामी, आपके ये शायद 7वीं 8वीं किताब में से है ये ख्वाजा हसन निज़ामी। ठीक है दोस्तों।
8वीं किताब में से होना चाहिए ये मिर्चनामा सबक आपके। अगला सवाल, एक लड़की का गीत, इस नज़म के शायर कौन है? अख्तर शेरानी। ये भी आपके 8वीं किताब में मिल जाएगा शायद। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके पैराग्राफ आया है ये, और वो भी अपने इसमें नज़म की शक्ल में, जिसको आप पद्यांश बोलते हो। नेकी की तुम तस्वीर और मुआफ़ियत की तुम तदबीर हो, और हो दीन की तुम पासबा, ईमा सलामत तुमसे है। तुम फितरत तुम्हारी है, हया तीनत में है महर वफ़ा, और गटी में है सब्र व रज़ा, इंसान इबारत तुमसे है। मुअन्नस हो खाविंदों की तुम, गम ख्वार फर्जंदों की तुम बिन है घर वीरान सब, और घर भर में बरकत तुमसे है। तुम आस हो बीमार की, ढारें हो तुम बेकार की, दौलत हो तुम नादार की, और इसरत में औशरत तुमसे है। कहने का मतलब दोस्तों ये पैराग्राफ है आपके सामने, आप इसको वीडियो को और रोक कर 2-3 बार इस पैराग्राफ को पढ़ना। तो सबसे पहला सवाल इसके अंदर आता है कि मज़कूरा बाला नज़म का उन्वान क्या है दोस्तों, इसका मेन उन्वान क्या है? तो इसका उन्वान औरतों की तालीम है, या औरतों का मुकाम है, या औरतों का अदब है, या औरतों का दर्जा है? देखो कितना अच्छा सवाल दिया। ऑप्शन देखो दोस्तों इसके, आपको ये भी सही लग रहा होगा, ये भी सही लग रहा होगा, और ये भी सही लग रहा होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट इन चारों में से अगर हम चाहते हैं तो इसका राइट आंसर है दोस्तों औरतों का दर्जा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, इशरत लफ्ज़ का मुत्तज़ाद पूछ रहा है दोस्तों, आपके पैराग्राफ से उठाया गया यह सवाल। इशरत लफ्ज़ का मुत्तज़ाद, अगर जब तक आपको इशरत लफ्ज़ का माना नहीं पता होगा तब तक आप इसमें से सवाल सही नहीं कर सकोगे। तो इशरत का मतलब होता है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, खुशी। इशरत का मतलब क्या होता है दोस्तों? खुशी। तो अब तो आप सीधा सा निकाल लोगे कि भाई इसका मुत्तज़ाद यानी विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गम हो जाएगा। इफ्त लफ्ज़ के क्या माने हैं भाई? इफ्त लफ्ज़ के माने हैं दोस्तों इज़्ज़त। ये दोस्तों जब तक आप किताब के पाठ नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये सवाल आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पैराग्राफ अगर जब तक सही नहीं होंगे तब तक, जब हमारे 1-2 जो किताबें हैं उनको हम पढ़कर इसको रूटीन में लाएं तो हमारे सारे के सारे सवाल सही हो जाएंगे। अगला सवाल है दोस्तों, तोयनत लफ्ज़ का मुतरादिफ क्या है दोस्तों? तोयनत माने दोस्तों, अगर आप डिक्शनरी में खंगोलोगे तो उसका माना आदत ही मिलेगा आपको तोयनत का। तो इसका मुतरादिफ या पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तोयनत का आदत। अगला लफ्ज़ है, अगला सवाल है दोस्तों, मज़कूरा बाला नज़म के अशार में कवाफ़ी है। कवाफ़ी मैंने आपको जब आपको काफ़िया या रदीफ़ वगैरह सब पढ़ाया था तो मैंने इस कवाफ़ी को कोष्टक में डालकर बताया था आपको, अगर याद हो तो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गज़ल वाला जो वीडियो है उसको अच्छे से देख लेना दोस्तों। इसमें से निश्चित रूप से आपको, चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट ले लेना, सेकंड ले लेना, इसमें से आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर गज़ल वाले वीडियो के अंदर मैंने काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता, इस कन्फ्यूज़न को बड़े ही अच्छे से डायग्राम बनाकर मैंने इनका बच्चों का आपके कन्फ्यूज़न क्लियर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो गज़ल वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो कहने का मतलब काफ़िया क्या होता है दोस्तों? काफ़िया मैंने बोला था, काफ़िया हमेशा रदीफ़ के पीछे आने वाला होता है, हमेशा रदीफ़ के पीछे आने वाला होता है, और उसके अंदर जो सिंबल होते हैं, जो अलामतें होती है वो सेम होती है। जैसे आपको यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों के अंदर काफ़िया के जो एग्ज़ाम्पल है उसको पहचान करना है, उसकी पहचान करना है। तो यहाँ पर देखो, आपके जो काफ़िया की अलामत है वो है सलामत और इबारत, सलामत इबारत। क्योंकि यहाँ पर देखो दूसरा, जैसे आपके बीमार, नादार हो गया, ये तो तुमसे है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। तस्वीर, तदबीर, ये भी नहीं है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर मज़कूरा बाला नज़म के अशार में कवाफ़ी है, काफ़िया वाला है। काफ़िया जिसके पीछे हो तो वो कौन सा ऑप्शन है आपके? सलामत इबारत। समझ में आ गया दोस्तों? अगला पैराग्राफ है, इंसान के लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। इंसान ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें गेहूँ, चावल, चना, सब्ज़ियाँ, फल, अंडा, दूध, घी, मछली, गोश्त वगैरह हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छी ग़िज़ा खाए और इससे जिस्म और हड्डियों को ताकत मिलती है। ठीक है दोस्तों? और साग और तरकारियाँ बदन में हरारत बढ़ाती है। हरारत, अगर आपको किसी लफ्ज़ का मीनिंग अगर नहीं आता ना दोस्तों, आप उस पैराग्राफ को पढ़ना, आप मतलब 60% तक उसके अर्थ को पकड़ लोगे।
हरारत से खाना हज़म होता है। हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। दूध नहायत उम्दा ग़िज़ा है, इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं। और बच्चा, जवान, बूढ़े, तंदुरुस्त और बीमार के लिए दूध फ़ायदेमंद है। पहला सवाल देखते हैं, दर्जे बाला इक़्तिबास में किस चीज़ की अहमियत पर ज़ोर दिया गया इस पूरे पैराग्राफ में? अच्छे मिजाज पर, या अच्छी बातें पर, या अच्छी ग़िज़ा पर, या अच्छा मेयार पर? राइट आंसर इसका अच्छी ग़िज़ा है। अब ये देखो, हरारत का मुतरादिफ आ गया ना दोस्तों। मुतरादिफ मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है यहाँ पर, पर्यायवाची मुतरादिफ का मतलब। तो यहाँ पर दोस्तों हरारत का मुतरादिफ हो जाएगा आपके हिद्दत। क्या हो जाएगा? हिद्दत। हिद्दत का मतलब, अगर आपको हिद्दत का भी मतलब नहीं आ रहा, हिद्दत का मतलब होता है दोस्तों जैसे शरीर में गर्मी पैदा करे, जो शरीर में जिससे जोश पैदा हो, उसको हिद्दत बोलते हैं। क्योंकि अंदर यहाँ पर आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ था ना, ये देखो, साग और तरकारियाँ हमारे बदन में क्या करती है? गर्मी पैदा करती है, जोश पैदा करती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हिद्दत हो जाएगा। अगला सवाल, इसी एग्ज़ाम में आपके तंदुरुस्त आया हुआ है। तंदुरुस्त का मुत्तज़ाद क्या है दोस्तों? तंदुरुस्त का मुत्तज़ाद होता है दोस्तों अलील। अलील का मतलब क्या होता है? बीमार। बीमार क्या होता है दोस्तों? बीमार। अलील का मतलब क्या होता है? बीमार। तंदुरुस्त का यहाँ मुत्तज़ाद क्या हो जाएगा? अलील। अगला सवाल, ग़िज़ा की जमा है। ग़िज़ा की जमा यहाँ पर दोस्तों प्लूरल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग़ज़िया। क्या हो जाएगा? अग़ज़िया। साग और तरकारियों से बदन में क्या पैदा होती है भाई? ये तो बिल्कुल ईजी है, आपके पैराग्राफ में सीधा लाइन लिखी हुई है। क्योंकि आपने उसमें हरारत का अर्थ मालूम हो गया, तो ये सवाल भी सही कर दोगे। तो साग और तरकारियों से बदन में क्या पैदा होती है? गर्मी पैदा होती है। और ये सवाल दोस्तों शायद जितना ज़्यादा ये सवाल पूछा गया, मुझे नहीं लगता उर्दू अदब के अंदर किसी को इस सवाल को कहीं पूछा गया है। क्योंकि चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, सब में ये सवाल पूछा जाता है। और वो इसलिए पूछा जाता है दोस्तों क्योंकि एग्ज़ामिनर को पता है कि बच्चे इसको हमेशा गलत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उर्दू को ज़्यादातर आपको, इसलिए ऑप्शन में ये अरबी देता है, पहला ही ऑप्शन। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? सारे के सारे बच्चे यही सोचते हैं मन में कि उर्दू भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लेकिन ये गलत है दोस्तों। हमेशा याद रख लेना, आपके हो सकता है इस एग्ज़ाम में ना दे, लेकिन अगले वाले एग्ज़ाम में तो कोई बचा ही नहीं सकता, वापस ये सवाल आना ही है। तो उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है दोस्तों? उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। तुर्की ज़बान का तुर्की जो ज़बान है उसका लफ्ज़ है। ठीक है दोस्तों, अब मत भूलना है ना। अब ये इमला को लेकर आपके सवाल आ गया है। सही इमला की निशानदही कीजिए। आपके हाजी के, हाज़ी के और हाज़ी के और हाज़ुक 4 ऑप्शन है इसमें से, जिसमें हाजी की सही इमला है वो ये है, हाजिक। अब यह सवाल दोस्तों 2015 में भी सेम ही पूछा था आपके। उर्दू में कौन सा रस्म ख़त मुस्तामिल है? उर्दू में कौन सी लिपि चल रही है भाई दोस्तों? ये होता है दोस्तों ख़त नस्तालीक। उर्दू के अंदर कौन सी लिपि चल रही है? ख़त नस्तालीक। जैसे हिंदी के अंदर देवनागरी लिपि चल रही है, उसी तरीके से उर्दू के अंदर कौन सा रस्मुल ख़त चल रहा है? ख़त नस्तालीक। अगला सवाल, गज़ल में मतला के बाद आने वाले मतला को क्या कहा जाता है? गज़ल में जो मतला, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दोस्तों। देखो मैंने बोला था ना, गज़ल में से 2-3 सवाल आ गए। तो गज़ल का जो पहले अशार होते हैं, जिसमें पहले दोनों अशार में काफ़िया और रदीफ़ होते हैं, जिसे मतला कहते हैं। और इसके दूसरे शेर में भी, अगर गज़ल के दूसरे शेर में भी अगर काफ़िया और रदीफ़ हो, तो वो जुमला क्या कहलाता है? हुस्न मतला कहलाता है। वो जुमला क्या कहलाता है दोस्तों? हुस्न मतला कहलाता है। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसके बग़ैर गज़ल कहना मुमकिन नहीं है? देखो गज़ल में से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। किसके, अगला सवाल क्या है दोस्तों? किसके बग़ैर गज़ल कहना मुमकिन नहीं है? किसके बग़ैर गज़ल कहना मुमकिन नहीं है? रदीफ़ है या काफ़िया है या मक़ता है या तशबिया है? तो काफ़िया के बिना गज़ल कहना मुमकिन नहीं है। काफ़िया तो होना ही होना चाहिए उसके अंदर। अगला सवाल, ये मेरे नोट्स पढ़ाए हुए उनमें से है साथियों, ये लाइन आप देख लेना अच्छे से। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। नमरूद इस नाम को अंडरलाइन कर लो भले। अक्ल है महुए तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में कौन सी सीनत हुई है दोस्तों? मिजाज, तलमी, तशबिया, हुस्न तालील। आपके रीट में दोस्तों ये 4 ही इल्म बलागत की किस्में बताई हुई है।
आपके सिलेबस में ये 4 ही है, इन चारों को पढ़ना, बाकी मत पढ़ना। और मैंने आपको ये सिर्फ 4 ही करवाई है आपके सिलेबस के अनुसार, ताकि आप ज़्यादा पढ़कर कन्फ्यूज़ ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा तलमी। तलमी क्या होता है दोस्तों? यानी कि सिनत, ऐसी सिनत जिसमें किसी तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा किया गया हो, किसी तारीख़ी यानी कोई ऐतिहासिक वाक़या घटने की तरफ किसी शेर के अंदर अगर इशारा किया जा रहा है तो वहाँ पर तलमी होगा। और यहाँ पर देखो नमरूद वाला जो वाक़या है वो एक तारीख़ी वाक़या है, तो इसका राइट आंसर तलमी है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, ज़ेल में किस लफ्ज़ की इमला दुरुस्त है? वज़े क़ताए और वज़े क़ताए। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, आपके जो सिलेबस में है ना, ये मजाज नहीं है, मजाज नहीं है। तलमी है, तशबिया है, हुस्न तालील है, और एक और है मुबालगा। आपके सिलेबस में है एक मुबालगा। ठीक है दोस्तों, ये 4 है आपके, तशबिया, हुस्न तालील, तलमी और मुबालगा। ये मिजाज आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसमें 87 वाले सवाल में ये ऑप्शन सही हो गया, सी। अगला सवाल, तलबा को नई मालूमात हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा करता है, वो क्या कहलाता है? दोस्तों, अगर आपने मेरे पेडागोजी के वीडियोस देखे हैं तो मैंने मनसूबाबंदी जब पढ़ाया था तो उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया था इसको। और मैंने जो दैनिक पाठ योजना है, मैंने हिंदी वाला पेज अलग से बताया था आपको और उर्दू वाला डायग्राम अलग से बताया था, ताकि आप इन दोनों को कंबाइन करके दैनिक पाठ योजना सीख जाओ। तो तमहीद देखो, सवाल क्या पूछ रहा है? तलबा को नई मालूमात हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा करता है। जब बच्चे, आप किसी क्लास में जाते हो पढ़ाने के लिए, तो बच्चों का दिमाग आपके विषय वस्तु को पढ़ने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो ये आप क्या करोगे, क्योंकि आपसे पहले जो टीचर पढ़ा के गया है उसका दिमाग अभी वहीं पे घूम रहा है। अब आप आए हो पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले आप अपने विषय को पढ़ाने के लिए ज़हनी तौर पर, मानसिक तौर पर उस बच्चे को अपने विषय वस्तु पर लाने के लिए आपने जो कल विषय वस्तु पढ़ाई है या आज आप जो पढ़ा रहे हो उससे संबंधित उनसे सवालात करोगे, जिसे तमहीद कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, किसका मकसद बच्चों को एक मेयार तक पहुंचाना है? एक मेयार तक पहुंचाना मतलब एक ऊंचाई, एक जो कसौटी होती है मापने की, उस तक पहुंचाना है। तो इज्तिमाई तालीम, क्योंकि दोस्तों इज्तिमाई तालीम का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जो समावेशी शिक्षा होता है, अगर आपने पढ़ा हो, एक होता है इनफरादी तालीम और एक होता है इज्तिमाई तालीम। आपने अगर मेरे नोट्स पढ़े हो तो आपको याद होगा, इनफरादी तालीम में सिर्फ एक विशेष बच्चे को लेकर उसके ख्याल रखा जाता है। इज्तिमाई तालीम में सामूहिक क्लास को लेकर पूरा स्टडी करवाया जाता है, यानी कि विशेष बच्चों को लेकर उनको ग्रुप में के रूप में, एक ग्रुप में जोड़कर क्लास में ऐड करके उन सभी बच्चों के साथ उसको स्टडी करवाना, जिसको समावेशी शिक्षा आप समझ सकते हो। अगर हिंदी में आपने पढ़ा है तो समावेशी शिक्षा जिसको इज्तिमाई तालीम कहते हैं। तो इसका जो मकसद होता है वो है बच्चों को एक मेयार तक पहुंचाना। और अंतिम सवाल है दोस्तों, इब्तदाई मंजिल पर तदरीस ज़बान की बुनियाद का मकासद क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों, जब हमने ज़बान की महारतें पढ़ी थी तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। आप इसमें ये कन्फ्यूज़ मत हो ना, सर आपने जो ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग तो ये गलत है। नहीं, अब देखो गलत क्यों नहीं है वो, इसमें बुनियादी मकसद पूछ रहा है, चारों ज़बानें पूछ रहा है। ज़बान की 4 जो महारतें पढ़ी थी ना अपन ने, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुबो पोली, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, सुबो पली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब इसके अंदर ये क्रम मैंने बताया था आपको। अगर इन चारों ऑप्शनों में अगर यही सिर्फ चारों नाम इधर उधर कर देता तो हमारा सवाल ये सही होता, लेकिन ये आपके इन चारों ऑप्शनों में आप देखना सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि देखो, देखना, रटना और बोलकर याद करना, सबक को बखूबी याद करना, तस्वीर को अक्सी कागज़ की मदद से उतारना, तो ये इस 4 जो बुनियादी महारतें हैं ज़बान की, वो इनमें नहीं है तीनों ऑप्शन में। लेकिन आप देखो, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना या सुनना, ये आपके चारों ऑप्शन महारतें हैं जो वो किस में हैं? बुनियादी महारतों में मानी जाती हैं। समझ में आ गया दोस्तों ये चैप्टर? ये कैसा लगा पेपर? तो दोस्तों ये आपके सामने रीट 2017 का जो पेपर था, जो 2018 में राजस्थान बोर्ड ने लिया था, अजमेर बोर्ड ने, तो ये मैंने आपको अच्छे से हल कराया है। और कैसा लगा मेरा ये प्रयास आपको?
अपना कीमती मशवरा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप पहली बार इस चैनल और वीडियो को देख रहे हैं तो आप दोस्तों हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेरी गारंटी है आप अगर उसके सिलेबस को आप एक बार पढ़ लोगे और फिर दोबारा इस पेपर को हल करना, आपके 90% मेरा जो कंटेंट है वो इसमें मिल जाएगा, इतना भरोसा है दोस्तों। तो आप मेरी इस मेहनत का, मेरी इस हौसला अफजाई का सिर्फ एक ही तरीके से मेरी हौसला अफजाई हो सकती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाकर सब्सक्राइब करवाएं, यही मेरी सबसे बड़ी हौसला अफजाई है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, बस यही मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों। और कैसा लगा आज का ये वीडियो और ये लेक्चर, अपना कमेंट बॉक्स में मशवरा ज़रूर दें, चैनल को लाइक करें और दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं एक फिर से नए वीडियो के साथ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।